हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीए जीके का पार्ट 28। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे मोटिवेशनल थॉट, उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन। ये देखते हैं किसका है, अमित का। एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो। ये बात, अगर अपने आप पे गर्व करना चाहते हो ना, क्या हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर जो है आज हार मत मानो। आज ही होता है जो आपको कल बनाएगा, और अगर आप कल पे टालते हो तो वो कल कभी नहीं आता। ये देखते हैं मिस्टर खान का। अगर समय पर बुरी आदत न बदली जाए तो बुरी आदत आपका समय बदल देती है। बहुत सही। अगर आपको कोई भी बुरी आदत है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाह के भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई दिल पे मत लेना, समझ रहे हो ना। जैसे आप टिकटॉक चला रहे हो, आप टिकटॉक चलाते होगे, क्या होता होगा, घंटों घंटों बर्बाद कर दे रहे हो। अगर वही चीज़ आप अपने यूटिलाइज अपनी पढ़ाई में करोगे तो कितना फ़ायदा मिलेगा। तो आप अगर वही समय बर्बाद कर रहे हो ना, तो फिर समय जो है आपकी आदत बदल देगा, वो आपको वक्त बता ही देता है। ठीक है। जो लोग भी अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना गाइस, आप जो है सही टाइम यूटिलाइज़ कीजिए, सही चीज़ पढ़िए। इंटरनेट में बहुत ताकत होती है, बस समझने की ज़रूरत होती है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुरू करते हैं गाइस। देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हे राम प्रमुख वचन किसका है। महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू या फिर विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महात्मा गांधी का। देखो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जब गांधी जी को गोली मारी गई, तो फिर गांधी जी के जो लास्ट वर्ड थे वो यही थे, हे राम। और इनका मतलब एक वचन था, जैसे कुछ लोग, एक होता है ना तकिया कलाम, उसी टाइप से। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। असम, गुजरात, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो अलमाटी बांध किस कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए सबसे पहले क्या मिला था, जल्दी से बताओ। नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था। चार्ल्स आयर, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड बेलेजली। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो 1800 ईस्वी के आसपास फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पर, कलकत्ता में की गई। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में। तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स आयर। ठीक है, चार्ल्स आयर जो था इसका प्रथम अध्यक्ष था। इसमें कौन सी शिक्षा दी जाती थी, आपका हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, सिंधी, सारी भाषाओं का जो किताबों का अनुवाद होता है वो इसी कॉलेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 5। गाइस, जो मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत काम की। इससे जो आप एक्स्ट्रा डिटेल याद करोगे ना, इससे आपको क्वेश्चन रिलेट करके याद रहेगा। अब ये बात आप नहीं भूलोगे, भले ही ये भूल जाओ कि किसके शासनकाल में हुई, लेकिन ये याद रहेगा कि इसमें आपको हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत सारी भाषाएं किताबों का अनुवाद होता था। अब इसी से रिलेट करके आप क्वेश्चन भी याद कर सकते हो। इसी तरीके से मैं बताता हूँ आपको याद करने क्या है।
जर्मनी और पोलैंड के बीच किस सीमा रेखा कहलाती है? मीन रहीम, ऑर्डरनेस, हिंडरबर्ग या फिर मेडिसन रेखा? ये तो रेखाएं आपने सुनी भी नहीं होंगी, एक आध ने मुझे लग रहा है एक आध लोगों ने सुनी होंगी ये रेखाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो आपको हिंडनबर्ग। देखो आप कैसे याद करोगे, आप पोलैंड से आप पकड़ोगे लैंड, अगर किसी की ज़मीन पर जाओगे, जर्मनी से क्या पकड़ोगे? ज़मीन। तो ज़मीन पर, किसी की ज़मीन पर क्या करोगे आप? लैंड करोगे। जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, मतलब उतरने के लिए लैंड बोलते हैं। तो लैंड करोगे तो वो वहाँ से आप क्या दिखाई दोगे? ऊपर से अगर देखोगे तो आप हिडन दिखाई दोगे, मतलब हाइड दिखाई दोगे, बिल्कुल दिखाई नहीं दोगे। समझ गए कैसे याद करना है? देखो गाइज, मैं ये एक आपको खाली क्लू दे सकता हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते हो। आप बहुत सारी ट्रिक अपने दिमाग में इमेजिन करके याद कर सकते हो। जैसे आप किसी की ज़मीन पर गए, तो ज़मीन पे क्या, ज़मीन क्या है आपका? जर्मनी है। ज़मीन पर जाओगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे? लैंड करोगे। जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है वैसे ही आप भी लैंड करोगे। तो आप ऊपर से दिखाई दो, कैसे दोगे? हाइट दिखाई दोगे। तो इसी हाइट से क्या पकड़ोगे? हिंडनबर्ग रेखा। ईजिली याद हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से याद करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी ही याद हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया था। ये पूर्णतः आपका क्या है? लोहे से बना हुआ स्तंभ है। लगभग इसमें बोलते हैं 80% तक लोहा लगा हुआ है। और ये अब तक खास बात इसमें यह है कि आपका 7 मीटर ऊंचाई है इसकी, इस लोह स्तंभ की, और इसमें अभी तक जंग नहीं आई है। सोचो, गुप्त काल से बना हुआ, अभी तक इसमें जंग नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 7, लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? सियाल, सीमा, क्रोड या फिर क्रस्ट? सबसे पहले ऊपर क्या होता है? सियाल होता है, फिर सीमा होता है, फिर क्या होता है? नीफे होता है। ये आपका भूपर्पटी क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका क्या हो गया? क्रोड हो गया। तो अब तो मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रोड। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1914, 1915, 1917 या फिर 1920? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आपका कहाँ पर है? बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। किसके लिए हुआ था? नील की खेती के किसानों के लिए। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो ऐसा कुछ होता था कि 3 कटिया, एक वो था, क्या था? 3 कटिया प्रथा थी। 3 कटिया प्रथा जो थी उसमें क्या कराते थे अंग्रेज की, अपना हिस्सा बांट देते थे कि इस क्षेत्र में आपको इतनी नील की खेती करना ही होगा। ये इन्होंने क्या कर दिया था? नेसेसरी कर दिया था, आवश्यक कर दिया था। उसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। सत्याग्रह का जो सबसे पहले उपयोग किया था गांधी जी ने, वो कहाँ किया था? आपका दक्षिण अफ्रीका में यूज किया था। अच्छा, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है न्याय और किसी भी बात को लेकर हट कर जाना, कि अब जो है जैसे कोई भी बच्चा जैसे हट करता है, उसी तरीके से सत्याग्रह का मतलब होता है न्याय या किसी सत्य बात के लिए हट कर जाना। ऐसे याद रखा करो। अच्छा, गांधी जी भारत आए कब थे? तो गांधी जी आपका 1915 में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गांधी जी भारत आए। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या, आपको पता ही है, केसरे हिंद की उपाधि जो है गांधी जी को दे दी थी। अच्छा, गांधी जी ने 2 आंदोलन और किए, इसके लगातार कंटिन्यू वाले किए तो और सारे, लेकिन अब फिर टाइम हो जाएगा, ऐसे तो बहुत किए आंदोलन। 1918 में कौन सा किया था आपका? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल का किया था। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद का। और तीसरा कौन सा किया था आपका? गुजरात के मजदूरों के लिए खेड़ा का आंदोलन, कर नहीं आंदोलन किया था। कौन सा? कर नहीं आंदोलन किया था।
1917 में आपका नील की खेती के लिए किसानों के लिए आंदोलन किया था, ठीक है, जिसमें 3 कठिया प्रथा का क्या हो गया, अंत हो गया। 3 कठिया प्रथा क्या थी कि एक प्रॉपर हिस्सा दे दिया जाता था जिसमें किसानों को खेती करना ज़रूरी थी, उस वो प्रथा जो हो गई क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए किया। फिर 1918 में दूसरा किया आपका गुजरात के खेड़ा से करनही आंदोलन चलाया, ठीक है गाइस। बस आप लगे रहना, जैसे मैं आपके लिए देखिए मेहनत कर रहा हूँ, सेम आपको भी वैसे ही करना है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो फिर देखो टीचर जो भी होता है समझाने वाला वो आपको समझा सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन समझना और पढ़ना आपको है। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ बताता हूँ, मुझे लगता है कि ट्रिक बताने की है तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या फिर महात्मा गांधी? ये क्वेश्चन आपके लिए कहाँ कहाँ से कई अलग अलग जगह से ढूंढ के लेके आते हैं, ताकि आपको मतलब चीज़ें पता रहे, आपका दिमाग चले कि हाँ वाकई में ये कंपटीशन होता है। आपका सेम पेपर ऐसे ही आएगा जिस दिन आप पेपर दे के आओ किसी भी एग्ज़ाम का, जीएसजीके का, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे आपका सीटेट टेट वगैरह में जो भी आए क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, जेपी नारायण ने। अच्छा, ये संपूर्ण क्रांति किसके खिलाफ किया था? तो 1974 में ये आपका इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने किया था। जो इंदिरा गांधी के खिलाफ पहली आवाज़ उठाई थी वो जयप्रकाश नारायण ने उठाई थी। क्यों उठाई थी? क्योंकि लगातार देश में बढ़ रही भ्रष्टाचार और आपका क्या नाम महंगाई बढ़ने के खिलाफ जो है जयप्रकाश नारायण ने ये संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। और इसमें था क्या, मतलब ये मुंबई से इसकी स्टार्टिंग होती है इस आंदोलन की, और इसके बाद जो होती है कांग्रेस की सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। पहली बार कोई किसी मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन बोला था? जयप्रकाश नारायण बोले थे। हालांकि इन्हें मतलब बहुत सारे जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन इनकी आवाज़ जो थी वो देश की जनता के पास पहुंची, और बाद में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती लेकिन फिर से बन जाती बाद में। याद रखना, मतलब सबसे पहली जो आवाज़ किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ भारत में उठाई तो वो जयप्रकाश नारायण ने उठाई है। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, गुप्त वंश या फिर हर्यक वंश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौर्य वंश। अच्छा, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था आपका? बिंबिसार था, बिंबिसार, ठीक है। वो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का था, यार गलत बता दिया। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो आपका बिंबिसार था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन आता है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य, मेन जो आते हैं वो बता दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपका आता है बिंदुसार, फिर आता है अशोक। क्वेश्चन नंबर 11, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? भीमकंड कडफिंसस, कुजुल कडफिसस, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? यार इतने टिपिकल नाम दे दिए, याद मतलब जुबान में ही नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कनिष्क, ठीक है। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में क्या चलाया? शक संवत की शुरुआत की। जो आपका हिंदू कैलेंडर चलता है वो इसी के खिलाफ, वो इसी से चलता है, शक संवत से, ठीक है। और ये कुषाण जो जनजाति थी ये कहाँ से आई थी? चंचू जनजाति करके होती थी, जो पश्चिमी चीन से भारत आए थे। देखिए भारत में ज़्यादातर जो था वो आपके मतलब इधर उधर से ही लोग आए हुए थे, ज़्यादातर लोग इधर उधर से ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको पता ही है 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, तो उस टाइम कौन सा आंदोलन चलाया गया? गैस कर सकते हो इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन, बहुत बढ़िया गाइस, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब प्रॉपर आंसर आता है।
मुझे लग रहा है उन्हें अच्छा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरुआत की गई इसकी, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, मुश्किल थे 10 सेकंड में। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? गांधी जी के नेतृत्व में की गई। और इसमें कौन सा नारा दिया गया? करो या मरो का नारा दिया गया। डू और डाई, डू या डाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गिरोह की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर, न्यूटन, पाइथागोरस या फिर कोपरनिकस? तो गिरोह के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए केपलर ने। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। घाना का प्राचीन नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट, डच गुयाना, सिलोन या फिर रोडेशिया? तो क्या है घाना का प्राचीन नाम? तो ऑप्शन ए गोल्ड कोस्ट, जो कि आपका पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है, डच गुयाना। और इसकी जो वो है कैपिटल जो है वो है अक्रा। ठीक है, राजधानी इसकी क्या है? अक्रा। और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? तो सिडेनी करके चलती है, घानिया ही सिडेनी करके। ठीक है, याद रखना, सिडेनी करके यहाँ पर करेंसी चलती है। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है, लगभग यहाँ पर ऐसी है 30 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 15। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? अमाशय में, गले में, मस्तिष्क में या फिर छोटी आंत में? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है, मतलब होती है, इसे पता ही आपको, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसे, पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं इसे। ये तो सब चीज़ें आपको पता ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क में पीछे वाले हिस्से में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसका वजन जो होता है वो एक मटर के दाने के बराबर 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेबिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, वैसे तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो आपके राजगोपालचारी, उनसे पहले कौन होता है? अब तो मैंने बता दिया, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 17। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? पोल, सर्किल, स्तंभ या फिर न्यूक्लियस? जो आपका परमाणु होता है उसका जो सेंटर का केंद्र क्या कहलाता है? इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर इसके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी न्यूक्लियस। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मोहम्मद इकबाल? इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 19। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? अमेरिका, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या फिर सर्बिया? टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। आपको 3 नाम टेनिस में सबसे बड़े कौन कौन से मिलते हैं? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बी, सी, डी या फिर के? तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, विटामिन सी। अच्छा, खट्टे फल में मेनली किस में पाया जाता है खट्टे विटामिन सी? तो आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें क्या है? ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो आपको पता है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, तो इसी वजह से आप आंवला का जूस पी सकते हैं, संतरा, और जो भी मतलब विटामिन सी का है वो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट है। और वैसे भी विटामिन सी काफ़ी चीज़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई, सीबी रमन, एसके मुखर्जी या एमके मिश्रा? तो गोबर गैस का संयंत्र का आविष्कार, इसमें गोबर गैस का क्या होता है, मतलब जो गोबर होता है वो इकट्ठा करके ऐसा कुछ होते तार वार मिलाते हैं और फिर उसमें लाइटें वगैरह लगाते हैं तो फिर लाइट जल जाती है। गोबर जो होता है आपका एनर्जी की तरह, एक एनर्जी की तरह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीबी देसाई। क्वेश्चन नंबर 22, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, नासिक, पुणे या फिर कटक? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन डी, कटक, उड़ीसा में। ठीक है, इनका जन्म 1845 में कटक उड़ीसा में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को इनकी डेथ हो जाती। कहाँ पर? ताइपे, ताइवान में। ताइपे, ताइवान में इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को सबसे पहले क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा पूछा जाए गांधी जी को किसने कहा था, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 23, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या फिर बाल गंगाधर तिलक? वेदों की ओर लौटो जी, इजी क्वेश्चन है गाइज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। देखो, मैं आपके लिए क्वेश्चन का टाइम देता हूँ ताकि एक बार मैं बोल देता हूँ और दूसरी बार आप क्वेश्चन और उसके जो ऑप्शन है वो देख सको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? मलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, रावी या फिर चिनाब? तो मलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इसे कैसे याद करोगे? वैसे तो भूल जाओगे आप, दोबारा से आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे झेलम नदी पे, रावी नदी पे, क्योंकि सभी जम्मू कश्मीर में लगती हैं। तो आप कैसे याद करोगे? जैसे मलाल, किसी को आपने देखा होगा चुनाव, कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ पाता है तो उसे क्या रह जाता है? एक मलाल रह जाता है। ऐसे समझो कि कोई आदमी है, ठीक है, वो चुनाव में खड़ा हुआ तो वो क्या है, चुनाव क्या हुआ, जीत नहीं पाया, वो हार गया, तो उससे क्या रह जाएगा? मलाल रह जाएगा। क्या रह जाएगा? कहते नहीं मलाल रह गया। ठीक है, चुनाव हारने की गम में उसे मलाल है कि काश में चुनाव जीत जाता। तो इस तरीके से आप याद होगे। आज के बाद आप ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। मैं जब भी पूछूंगा मलाल परियोजना तो आपके दिमाग में वही एक इमेजिनेशन आ जाएगी कि हाँ, किसी आदमी को अगर कोई चुनाव में खड़ा हुआ तो वह हार गया तो उसके दिल में एक मलाल रह गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? 24वीं, 38वीं, 70वीं अक्षांश रेखा या फिर 49वीं समांतर रेखा? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 38वीं समांतर रेखा। आपको पता ही है उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है, और दक्षिण कोरिया का तो पता ही है, शिंजो अबे प्रेसिडेंट है, और उत्तर कोरिया का किम जोंग, जो गोलू मोलू से दिखता है ना, एक बड़ा मतलब ऐसा लगे कोई बच्चा छोटे से, गोलू गोलू, एक बहुत बड़े तानाशाह है। यहाँ पर बहुत सारे रूल हैं, आपको पता नहीं होगा उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया में आप जो है वो पैंट नहीं पहन सकते, जीन्स नहीं पहन सकते, जीन्स पहनना अलाउ नहीं होता उत्तर कोरिया में। दूसरी बात, यहाँ पर बाल जो है आप बड़े नहीं रख सकते, केवल जो किम जोंग है वो बाल बड़े रख सकता है, आप बाल जो है अपने बड़े नहीं रख सकते। दूसरी बात, यहाँ पर यूट्यूब नहीं चलता, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत चीज़ें प्रतिबंध हैं। अच्छा ये अब आई गया तो मैं बता देता हूँ। 24वीं समांतर रेखा है, ये आपका क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कच्छ वाला एरिया है, अफ़गानिस्तान से पहले वाला एरिया, कच्छ वाला जो एरिया है वहीं पर है, लेकिन भारत जो है इस रेखा को नहीं मानता है। हालांकि पाकिस्तान मानता है कि 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन भारत इसे नहीं मानता है। 70वीं जो है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 49वीं जो है आपकी वो किसके बीच है? अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं पैरेलल लाइन है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मुंशी प्रेमचंद्र? तो देवदास नॉवल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, जो कि एक क्या था आपका बंगाली रोमांस नॉवेल है। ठीक है, इसके बारे में आप जानते होंगे। सबसे पहली मूवी इस पर कौन सी आती है? दिलीप कुमार की है, पुरानी ज़माने की। और फिर उसके बाद सन 2000 में आती है, सन 2000 के आसपास आपकी किसकी, सन 2000, एक बार डेट जो है चेक कर लेना यार, आ जाता तो। उसकी शाहरुख खान की देवदास और पारो की कहानी होती है ना, कि वो एक बड़े घर में होते हैं देवदास, पारो छोटे घर में होती है, इस टाइप से कहानी होती है। मूवी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की। क्वेश्चन नंबर 27, विजयी विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है? मोहम्मद इकबाल, श्यामलाल गुप्त, लाला लाजपत राय या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? विजयी विश्व का तिरंगा प्यारा, आज मैंने 3-4 नारे के भी क्वेश्चन लिए हैं। तो विजयी विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है? तो ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 28, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर अग्न्याशय ग्रंथि? जीवन रक्षक हार्मोन, ये हार्मोन ऐसा होता है जैसे कि आपका मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें एकदम अचानक से घटित हो जाती हैं। मान लो आप गिर गए, कुछ चीज़ें आप एकदम ऐसे ही कर जाते हो। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बार एक फॉरेन में एक केस हुआ था, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो एक आदमी भागता हुआ आता है और मतलब बाकायदा एक तरफ से कार पकड़ के और उसे एक साइड में रख देता है और उस आदमी को बचा लेता है, मतलब जैसे कि कोई फिल्म हीरो वगैरह हो, इस टाइप से। तब उसके बारे में मालूम किया गया, वो बंदा ना कभी जिम करता था, ना कभी उसने कभी एक्सरसाइज भी बहुत कम करता था, फिर भी उसने कैसे कर लिया? तो वो ये पॉसिबल हुआ उसका एड्रिनल ग्रंथि की वजह से। ये ग्रंथि एकदम अचानक से कार्य करती है। आपने देखा होगा कुछ काम आप ऐसे कर जाते हो जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो वो इसी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उसी टाइम के चलाए गए थे कि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अभी इनके बारे में बता ही दिया था कहाँ पैदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? और क्या था? भगत सिंह, भूषण पंडित, मोहन पंडित या फिर जगदीश पंडित?
ये नहीं है, ठीक है। तो अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन बी भूषण पंडित। अच्छा, इनसे रिलेटेड मैं एक चीज़ बता देता हूँ गाइज, आपको क्या है ना, इन्जॉय होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। जैसे कि आप टिकटॉक चलाते हो ना, या मतलब मुझे टिकटॉक ही बार बार आ जाता है याद। मतलब जो भी आप सीरियल देखते हो, लड़कियां ज़्यादातर सीरियल देखते होंगे, तो आप सीरियल देखते हो एकदम ऐसा देखते हो कि उन्हें जैसे कि वो थप्पड़ मारते हैं तो वो सूं सूं चलता रहता है बार बार, एक ही सीन को बार बार कैमरा घुमा घुमा के दिखाता, तो बड़ा मज़ा आता है कि यार ये अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसी तरीके से आपको ये वाली क्लास लेना होती है मेरी वाली। आप वैसी क्लास एक इंटरेस्टिंग तरीके से देखा करो, मैं आपको याद कराता हूँ साथ में। चलो अभिनेता राजकुमार के बारे में जान लेते हैं। ये 1940 में क्या होता है, ये एक सब इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। ये रियल में एसआई थे, सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन इनके साथ एक किस्सा होता है। वो क्या होता है, एक जो सिपाही होता है वो इनसे कहता है, बोले सर आप जो है एक हीरो की तरह दिखते हो। ये बात इन्हें जो है घर कर जाती है, मतलब इनके दिमाग में बैठ जाती है कि मैं हीरो दिखता हूँ। तो एक दिन एक डायरेक्टर होते हैं, नाम नहीं आ रहा मुझे, बलदेव करके, वो कभी भी इनके थाने में जो है आना जाना होता था, मुंबई में थे ये, मतलब मुंबई में इनकी पोस्टिंग थी। तो वो आते तो फिर वो इनके मतलब बोलने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित होते हैं जो राजकुमार हैं, ठीक है। तो फिर वो उन्हें मूवी ले लेते हैं, एक मूवी है शाही बाज़ार करके, तो उस मूवी में ये इन्हें रोल मिलता है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, सब इंस्पेक्टर के पद से रिज़ाइन देते हैं और फिल्मों में काम करना शुरू कर देते हैं। ये जैसे आपको मूवीज़ वगैरह में दिखते हैं, ये वैसे ही मुँह फट आदमी थे। मतलब एक बार इन्होंने गोविंदा जो है ना, उनके साथ शूटिंग चल रही थी इनकी। देखिए मुझे बॉलीवुड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, मतलब मैं नॉलेज नहीं, मुझे पता है। तो शूटिंग चल रही थी, एक किस्सा होता है कि ये जो है गोविंदा कोई शर्ट पहने होते हैं चमकने वाली। उस ज़माने में ये जो आपके गाने वगैरह आते तो चमकने वाली शर्टें बहुत चलती थी। तो राजकुमार कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट बहुत प्यारी। तो गोविंदा कहते हैं इनसे कि आप जो है अगर शर्ट आपको अच्छी लग रही तो आप ले लो। तो ये क्या, गोविंदा जो है इन्हें शर्ट दे देते हैं। बाद में ये गोविंदा जो है दूसरे दिन देखते हैं वो शर्ट का रुमाल बना के अभिनेता राजकुमार जो है अपने पास रखे हुए हैं। एक किस्सा और होता है, ये जीनत अमान के बारे में जानते हो गए, जैसे वो उनका गाना है ना दम मारो दम, तो वो इनकी मतलब अभिनेता राजकुमार जब पहली बार जीनत अमान से मिलते हैं तो इन्हें पता होता है या नहीं पता होता है। तो जीनत अमान को देखते हैं राजकुमार, तो ये बोलते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो दिखने में, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। अब जीनत अमान चक्कर में पड़ जाती है कि मैंने गाना भी बना दिया, मेरे मतलब फ़िल्म भी चल रही है, फिर भी इन्हें पता नहीं, इन्होंने मुझसे ये बोल दिया कि दम मतलब फ़िल्मों में काम क्यों नहीं करते। मतलब ये थोड़े से मजाकिया किस्म के भी थे। क्वेश्चन नंबर 31 गाइज, अब ये मत कहना सर आप जो है एक्स्ट्रा चीज़ें अलग बता रहे हो। मैं क्या होता है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, थोड़ा इन्जॉय भी होना चाहिए। अब इससे आपको कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 32। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो ऑप्शन डी, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 12 अप्रैल 1992 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके हेड कौन है वर्तमान में? चेयरपर्सन जिसे बोला जाता है तो है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी इसके कौन है? हेड है, याद रखना, ठीक है। स्थापना 12 अप्रैल 1992, हेडक्वार्टर मुंबई, और चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। इसका काम क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज करना। फुल फॉर्म क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखो आ गया आपका इंग्लिश में, हिंदी में ही आया क्वेश्चन। मैंने ये इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, वैसे जैसा क्वेश्चन आया मैंने वैसे ही आपका लिया है। अब आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पता होगा, लेकिन मायोपिया और हाइपर मायोपिया नहीं पता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि
इंग्लिश में भी थोड़ा सा याद कर लिया करो। तो इसका राइट आंसर पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, मायोपिया किसे बोलते हैं? तो आपका निकट दृष्टि दोष, नियर साइडनेस, नियर साइडनेस, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? तो हाइपर मायोपिया। क्या बोलेंगे? हाइपर मायोपिया। लिख लेना, ये नोट कर लेना गाइस, कुछ चीज़ें आप नोट कर लिया करो। ठीक है, चाहे आफ्टर वीडियो के देख लिया करो, जैसे अभी तो मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप दोबारा से देख के वो चीज़ नोट कर सकते हो। दूर दृष्टि दोष को, फार साइडनेस को क्या बोलेंगे? हाइपर मायोपिया। एक दोष और होता है आपका, कौन सा? ज़रा दृष्टि दोष, जो जिसमें क्या होती है, मसल जो होती है जिसमें दिखना कम हो जाता है, ज़्यादातर वो बूढ़ों में होता है। उसमें बाईफोकल लेंस यूज़ होता है, उसमें अवतल भी लेंस यूज़ होता है और उत्तल भी। ठीक है, 3 तरह के आपको याद रखने हैं मेन, 1-2 तरीके के और होते हैं लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसमें कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल लेंस यूज होता है इसके निवारण के लिए। दूसरा होता है आपका कौन सा? दूर दृष्टि दोष, जिसे बोलते हैं हाइपर मायोपिया। इसमें कौन सा लेंस आपका यूज़ होता है? तो आपका उत्तल लेंस यूज़ होता है निवारण के लिए, मतलब सही होने के लिए। ठीक है, फिर होता है आपका तीसरा ज़रा दृष्टि दोष, जिससे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेस बायोपिया। इसके लिए आपका बाईफोकल लेंस यूज होता है, उत्तल और अवतल दोनों। बाईफोकल मतलब दोनों ही एक चश्मे में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही याद करना आपको भी। क्वेश्चन नंबर 34, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? जर्मनी एवं फ्रांस, अमेरिका एवं कनाडा, भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान। अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन बी, अमेरिका एवं कनाडा। क्वेश्चन नंबर 35, थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है? संवहन, विकिरण, चालन या फिर स्पंदन? समीर का मतलब आप जानते होंगे, समुद्र पानी से होता है रिलेटेड, ये पर्यायवाची वगैरह आपने पढ़े होंगे, उसमें होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संवहन, कन्वेक्शन। ठीक है, थल समीर और ये आपका समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। क्वेश्चन नंबर 36, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान किसका नारा है? अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। पता तो होगा, लेकिन एक चीज़, 2-3 चीज़ें इससे रिलेटेड मैं बता दूंगा आपको, अब वो आप याद कर लेना। तो ये किसका नारा है? तो ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी का। अच्छा, जय जवान और जय किसान किसने नारा दिया था? तो आपका 1965 के आसपास एक प्रोग्राम के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और फिर अभी 106वीं कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता में पंजाब में जो हुई थी आपकी, पंजाब में हुई, कहाँ पे एक बार रीचेक कर लेना, तो वहाँ पे मोदी जी ने कौन सा दिया है? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ठीक है, याद रखना, अब पूछा जाएगा। सबसे पहले जय जवान जय किसान किसने दिया? 1965 में एक किसी प्रोग्राम के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। उसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो नारा दिया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था 1998 में पोखरण अभियान के दौरान। ठीक है, और फिर 106वीं कांग्रेस बैठक में 106वीं कांग्रेस जो साइंस की वो होती है, पंजाब में होती है, कहाँ पर एक प्रतियोगिता टाइप की होती है। ठीक है, वहाँ पर मोदी जी ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये आप नोट कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। नोट मतलब याद तो हो ही जाएगा, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी? अभी मैंने इसके बारे में बताया तुम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 38, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह?
मतलब स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब कि आज़ादी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया? तो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका वो होता है शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव की 1895 में शुरुआत किसने, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। और जो आपका एक उत्सव और होता है, हाँ, गणपति उत्सव, 1893 में गणपति उत्सव की भी शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक की। और शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। शिवाजी उत्सव वो आपका जो आपकी शिवाजी उसकी गणपति उत्सव की शुरुआत की, ये महाराष्ट्र का मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हर कोई मनाता है, लगभग 8 से 10 दिन ये चलता है गणपति उत्सव महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 39, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी, रहमत अली चौधरी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, एक गुलस्ता हमारा। तो ये नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा, ये चौधरी रहमत अली चौधरी का नाम आ गया, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक लड़का होता है। इनके बारे में एक कहानी है। जो आपका पाकिस्तान शब्द का जो निर्माण होता है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। ये क्या करते हैं, जो अफ़गानिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान बोलते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान बोलते हैं। जो आपके नॉर्थ वाला, उत्तर वाला एरिया है, सबसे ऊपर टॉप का कश्मीर और अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान वाले रहने वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ये पाकिस्तान बोलते हैं। वहीं से क्या बन जाता है आपका? पाकिस्तान बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो फिर पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आपका बांग्लादेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? 71%, 74%, 60% या फिर 63%? इट इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 71%। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? कोपरनिकस, पाइथागोरस, केपलर या फिर रदरफोर्ड? तो किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोपरनिकस। देखो ये क्वेश्चन याद रखा होगा, हालांकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन आ जाते हैं तो फिर दिक्कत करते हैं। जैसे गिरोह की गति के संबंध में किसने बताया? तो आपका केपलर ने बताया। किसने कहा पृथ्वी गोल है? तो कोपरनिकस ने बताया। त्रिज्या के बारे में, पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में पाइथागोरस ने बताया। तो इस तरह से आप याद रखा करो। क्वेश्चन नंबर 43, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? लाल, पीला, उजला या फिर काला? ये उजला कलर कौन सा होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? एकदम काला, वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। गाइस क्वेश्चन ख़त्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। आप मोटिवेशनल थॉट लिखते रहिए, मैं 1 बाई 1 सबके मोटिवेशन थॉट आएंगे, सबका नंबर आएगा एक 1 बाई 1 करके, ठीक है। कोई ये मत कहना कि गर्ल्स का लेते हो बॉयज़ का लेते हो, मतलब मोटिवेशन थॉट जिसका पहले आ जाता है लिख जाता है, PDF बन जाती है तो उसका आ जाता है नंबर, ठीक है। एक वो कह रहा है कि अरे सर आप गर्ल्स का ही लेते हो, अरे गर्ल्स का क्या यार, जिसका आ जाएगा उसी का तो मतलब मोटिवेशन थॉट लिखा जाएगा। अब आप कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर मैं मतलब आएगा किसका नंबर। अब गर्ल्स तो थोड़ी सी मतलब समझदार होती हैं, ठीक है। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय बाय एवरीवन।